अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अल्कीन्स किस किस्म के रिएक्शंस देती हैं। तो इससे पहले आपको एक चीज़ रिकॉल करनी होगी। 7th चैप्टर में हमने अल्कीन्स की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। वहाँ पे हमने बात की थी कि अल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो यही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है ये अल्कीन्स की रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हमने एक और चीज़ भी सीखी है, वो है फंक्शनल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है। तो अल्कीन्स की रिएक्टिविटी में जो फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड मौजूद होता है, तो हम देखेंगे कि इस पाई बॉन्ड की वजह से रिएक्शंस किस किस्म के होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो रिलेटिवली वीकर बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्कीन्स के रिएक्शंस जो हैं वो एक्चुअली इसी पाई बॉन्ड की वजह से होते हैं। तो अल्कीन्स किस किस्म के रिएक्शन देती है? अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देती है। एडिशन रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। यहाँ पे आप देखें, हमारे पास ये अल्कीन का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो हम इसके अंदर एक रिएजेंट को ऐड कर रहे हैं XY जिसका नाम है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के अंदर से पाई बॉन्ड ख़त्म हो चुका है और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बन चुका है किसी और रिएजेंट के साथ। आप इन दोनों कार्बन्स के सिग्मा बॉन्ड्स को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो एक्चुअली एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें कन्वर्जन हो जाती है पाई बॉन्ड की इनटू सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ख़त्म हो गया, तो दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन इस रिएजेंट के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो हमारे पास कार्बन के बॉन्ड पूरे हो जाते हैं 4। लेकिन क्या हुआ है, एक्चुअली पाई बॉन्ड की कन्वर्जन हो गई है इनटू सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो अल्कीन कौन से रिएक्शन देता है? एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये एडिशन रिएक्शन किन रिएजेंट्स के साथ ज़्यादा फेवरेबल होते हैं? तो अल्कीन्स जो रिएक्शन देते हैं हम उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अल्कीन इसका मतलब है सबसे पहले किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगी। क्यों इलेक्ट्रोफाइल के साथ अल्कीन रिएक्ट करती है, तो उसे समझाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को देखें। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है अल्कीन का, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो टाइटली हेल्ड होते हैं। सिग्मा के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन कार्बन का, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड इनिशियली सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान। सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों कार्बन्स के दरमियान टाइटली हेल्ड हैं, जो हम हाइब्रिडाइजेशन में अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 2 न्यूक्लियाई के दरमियान, इन दोनों कार्बन्स के न्यूक्लियस के दरमियान टाइटली बाउंड होते हैं, मौजूद होते हैं। जबकि पाई बाउंड जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियाई से दूर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबव द प्लेन ऑफ दीज कार्बन एटम्स, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ दीज कार्बन एटम्स, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, एक्चुअली ये पाई बॉन्ड ही है। लेकिन पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं वो कार्बन एटम से दूर होते हैं, कार्बन के न्यूक्लियाई से दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत लूजली हेल्ड होते हैं। न्यूक्लियस का होल्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पे कम होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्प्रेड हुए हुए होते हैं स्पेस के अंदर। जब वो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हुए हुए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि कार्बन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इनके साथ अल्कीन्स, हम ये देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो कार्बन एटम्स के न्यूक्लियाई से दूर स्प्रेड हुआ है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अगर इस विसिनिटी में आता है, इसके करीब आता है,
तो उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के करीब आने की वजह से ये जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई बॉन्ड के, ये अटैक कर देते हैं उस इलेक्ट्रोफाइल पे, उस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं, और उसके अट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास एक नया बॉन्ड बनता है। और वो बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और उस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग के नतीजे में एक कार्बन एटम का उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि जो रिमेनिंग कार्बन एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसे ये मैकेनिज्म मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पे देखें जी। हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन दोनों कार्बन एटम्स के अक्रॉस मौजूद है, और इस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट किया हुआ है ई पॉजिटिव के साथ। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है तो इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, जिससे हम इन द सेंस समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये पूरा पेयर जो है ये डोनेट हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बन जाता है। लेकिन ये बॉन्ड क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन का बॉन्ड है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो दो कार्बन एटम्स थे जिनका आपस में पाई बॉन्ड था, लेकिन एक कार्बन के साथ तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, तो उसकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, उस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे जिसके साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। जबकि दूसरा कार्बन जिसका पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, जिसका पाई बॉन्ड उस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने में यूटिलाइज भी हो गया, लेकिन अब उस कार्बन के पास ना तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं पाई बॉन्ड वाले और ना ही कोई और एटम उसके साथ अटैच हुआ है, तो उस कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो देखें पीछे कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स रह गए हैं, एक इस साइड पे कार्बन के साथ है, बाकी 2 बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये कौन सी एल्कीन है। और हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल बचता है, ये पी ऑर्बिटल बिल्कुल खाली होता है। अब इस पी ऑर्बिटल की मौजूदगी जो है वो कार्बोकैटायन पे किस चीज़ को डेजिग्नेट करती है, किस चीज़ को शो करती है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आए तो वो इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर सकता है। ये हमारे पास कार्बोकैटायन की जनरेशन हो गई है इन द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के रिएक्शन में पहले स्टेप में अल्कीनिक पाई बॉन्ड, जिसे हम ओलिफेनिक पाई बॉन्ड भी कहते हैं, वो अटैक करता है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से एक कार्बन एटम के साथ वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, जबकि दूसरा कार्बन एटम एज अ कार्बोकैटायन वहीं पे मौजूद है। तो हम इन रिएक्शंस को, ये हमारे पास थी जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हम एक मैकेनिज़्म पढ़ते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स पढ़ेंगे। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया पाई बॉन्ड ने और हमारे पास कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन के ऊपर, तो ये न्यूक्लियोफाइल अब कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा और इस कार्बोकैटायन के साथ अटैच हो जाएगा, जिसके नतीजे में न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाती है, क्योंकि इस केस में अब कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल को डेजिग्नेट किया हुआ है, शो किया हुआ है यहाँ पे NuC, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये अटैक कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को कहते हैं, ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे कि पिछले स्टेप में हमारे पास ई पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल था, क्योंकि तब अल्कीन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पूरे थे, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल था जिसके पास डेफिशिएंसी थी, तो इस इलेक्ट्रोफाइल ने अल्कीन के ओलिफिनिक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए, जिसके नतीजे में वो कार्बन एटम जो कि डबली बॉन्डेड था पहले, अब उसमें से एक कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी हो गई है, वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो गया, तो उसके ऊपर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो हमारे पास एक्चुअली ये प्रोडक्ट बनती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन के सारे बॉन्ड्स, 4 के 4 बॉन्ड दोनों कार्बन एटम्स के सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम सैचुरेटेड हो गया, जबकि हमारे पास जो रिएक्टेड था अल्कीन थी वो एक अनसैचुरेटेड सिस्टम था जिसमें कार्बन का डबल बॉन्ड मौजूद था। तो ये कार्बन के डबल बॉन्ड का ख़त्म हो जाना और उसका
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना, यही हमारे पास ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन है एल्कीन का। तो इस एडिशन रिएक्शन को डिटेल में देखने के लिए, ये तो एक जनरल मैकेनिज़्म था जिसके अंदर हम डिसाइड ही नहीं किया हमने कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीशी है, न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीशी है। तो इन्हीं रिएजेंट्स को स्पेसिफाई करते हुए हम एक अगला रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम आयोनिक एडिशन करा रहे हैं HBr का 2,2-ब्यूटीन। अब हम 2-ब्यूटीन क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको बताती चलूँ। 2-ब्यूटीन इज़ अ सिमेट्रिकल अल्कीन। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारे पास 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। तो 2-ब्यूटीन एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, मीन्स डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी अगर आप देखें तो सेम एटम्स हैं दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे। सिंपल सी एक सिमेट्री की डेफिनेशन, ये बिल्कुल एक सिमेट्रिकल, अगर इसे सेंटर से ब्रेक किया जाए इस कंपाउंड को तो 2 इक्वल हाफ्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आप कराएंगे तो सबसे पहले स्टेप में अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड की प्रोटोनेशन हो जाएगी। कैसे, ये जो ओलिफिनिक डबल बॉन्ड होता है ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है, ये बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। तो ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी पे अटैक करेगा। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी यहाँ पे H है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ब्रोमीन अटैच है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज़ें हम फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे बॉन्ड पोलैरिटी क्रिएट करता है। तो क्योंकि HBr का बॉन्ड पोलर होता है तो H पे ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, Br पे पार्शियल नेगेटिव होता है। तो इस पार्शियल पॉजिटिव को, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट समझते हुए अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। और ये जो बॉन्ड है, अब बेटा एक चीज़ बहुत ध्यान से, ये जो आप एरो लगाते हैं, ये एरो आपने, इसकी टेल जो है वो ओलिफिनिक डबल बॉन्ड पे होनी चाहिए और इसका जो हेड है एरो का वो उस स्पीशी पे होना चाहिए, उस इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी पे होना चाहिए जिस पे अटैक हो रहा है। तो ये हेड जो है ये हाइड्रोजन की तरफ होगा। और दूसरी चीज़, ये जो एरो है ये हमारे पास डबल हेडेड एरो है जिसमें, तो जैसे कि मेरा कर्सर भी आपको शो कर रहा है, डबल हेडेड एरो। जब भी आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करा रहे होते हैं तो आपने डबल हेडेड एरो लगाना होता है। इससे पहले आप एक चीज़ पढ़ के आए हैं, फिश हुक एरो या फिर सिंगल हेडेड एरो, वो आप फ्री रेडिकल्स की जनरेशन में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक्चुअली, तो इस ट्रांसफ़र को शो करने के लिए हम डबल हेडेड एरो लगाते हैं। और ये कर्व्ड एरोस होते हैं जो मैकेनिज़्म के अंदर यूज़ किए जाते हैं। आप स्ट्रेट एरो की बात नहीं कर रहे। स्ट्रेट एरो तो वो है जो हम रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हुए लगाते हैं। ये हमारे पास कर्व्ड एरोस होते हैं। डबल हेडेड एरो है, ये अटैक होगा हाइड्रोजन के ऊपर। और ये बॉन्ड जो है क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकता है तो उसे दोनों इलेक्ट्रॉन्स पीछे पाई बॉन्ड वाले मिल रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास 2 चीज़ें बनेंगी। एक तो वो कार्बन जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया HBr का, उस कार्बन की तो टेट्रावेलेंसी हो जाएगी पूरी, वो ये वाला कार्बन है जिसकी टेट्रावेलेंसी पूरी हो जाएगी। लेकिन दूसरा कार्बन जिसका पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है और वो इस वक्त ट्राईवैलेंट है, उसके 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके साथ ही ब्रोमाइड आयन जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ब्रोमाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा क्योंकि ये क्या है, ब्रोमाइड आयन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। इसके पास इस वक्त 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये ब्रोमाइड आयन जो है ये अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास 2-ब्रोमोब्यूटेन बनेगी। हमारी जो प्रोडक्ट है बाय द एडिशन ऑफ HBr to 2-ब्यूटीन, रिएक्टर था हमारे पास 2-ब्यूटीन, उसके अंदर HBr ऐड हुआ है और हमारे पास 2-ब्रोमोब्यूटेन बन गई है। ये तो केस था जब हमारे पास अल्कीन सिमेट्रिकल है। जबकि नेक्स्ट केस हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन कराते हैं। एक चीज़ देखें आप, ये जो रिएजेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है HBr, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है क्योंकि अगर इस बॉन्ड को हम दरमियान से ब्रेक करते हैं तो ब्रोमाइड आयन जो है, जो ब्रोमीन है वो बिग इन साइज़ है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा ब्रोमीन की तरफ है, हाइड्रोजन का साइज़ भी डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिफ्ट भी हाइड्रोजन की तरफ कम है। तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एक रिएजेंट है HBr एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। लेकिन अगर हम इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ ट्रीट करें
जाएं तो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम एडिशन करा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड का अल्कीन के अंदर। तो मैं एक सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल आप लोगों को पहले पढ़ाती चलूँ, वो है ये वाली एग्ज़ाम्पल, जिसमें हम HBr को प्रोपीन के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं, जिससे हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो कि HBr है इनटू अनसिमेट्रिकल अल्कीन एडिशन पढ़ेंगे। तो ये अल्कीन हमारे पास, इसका नाम प्रोपीन है, क्योंकि टोटल कार्बन एटम्स आप काउंट करें 1 2 3, मैंने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को लीस्ट नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। कार्बन नंबर 1 है ये हमारे पास, ये कार्बन नंबर 2 है एंड कार्बन नंबर 3। तो इस कंपाउंड का नाम है हमारे पास 1 प्रोपीन, क्योंकि 1 और 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। अब इस प्रोपीन को हम देख रहे हैं, ये एक अनसिमेट्रिकल प्रोपीन है, क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड से इसे डिवाइड करते हैं तो एक साइड पे जस्ट CH2 है और दूसरी साइड पे 2 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये बिल्कुल एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। उसके साथ HBr हम पहले ही देख चुके हैं, एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो यहाँ पे हम इन दोनों यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स ऑब्वियसली डबली बॉन्डेड हैं, लेकिन इसमें हम डिफरेंस कैसे करते हैं, एक कार्बन एटम के ऊपर जस्ट 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और दूसरे कार्बन एटम के ऊपर एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है। तो वो कार्बन एटम जिसके ऊपर जस्ट 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, ये लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है, क्योंकि इसके ऊपर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अलावा और कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। हाइड्रोजन तो सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लगे होते हैं। इस कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच है, जबकि अगर हम सेकंड वाले कार्बन को देखें जो कि मोर सब्सटीट्यूटेड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो इसके ऊपर 2 कार्बन एटम्स लगे हैं, एक मिथाइल वाला और एक CH2 वाला इस साइड पर। तो अब यहाँ पे इससे इसी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें एक लेस सब्सटीट्यूटेड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है और एक मोर सब्सटीट्यूटेड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है। तो क्या होगा, अब पहला स्टेप उसी तरह से होगा, प्रोटोनेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन ऑफ HBr, और ये जो बॉन्ड है H और Br का, ये Br के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास अब 2 चांसेस हैं, क्योंकि हमारे पास 2 डबली बॉन्डेड कार्बन है। तो इसमें से पहले तो थी हमारे पास लास्ट केस के अंदर सिमेट्रिकल अल्कीन, तो आने वाला हाइड्रोजन हमने नहीं बताया कि किस कार्बन के साथ अटैच होगा। Which of the doubly bonded carbon atom will accept the proton? कौन सी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन लगेगा फर्स्ट स्टेप के अंदर आफ्टर प्रोटोनेशन। वहाँ पे क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स एक जैसे थे जो कि डबली बॉन्डेड थे, दोनों के अतराफ में एक मिथाइल लगा हुआ था, दोनों एक जैसे थे, इसलिए किसी के साथ भी हाइड्रोजन अटैच हो सकता था। लेकिन यहाँ पे आप देखें आपके पास 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, चांसेस हमें देखने में तो 2 लगेंगे। हमें लगेगा कि या तो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन के ऊपर अटैच हो जाए, ये हमारे पास लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन है, या तो हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच हो जाए, या फिर सेकंड चॉइस है कि मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो जाए। तो यहाँ पे कार्बन जो हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन की फॉर्म में वो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन के साथ अटैच होगा, नॉट विद द मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन। ऐसा क्यों होता है, आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास जो एरो है रिएक्शन का, ये फॉरवर्ड है, इसमें हमारे पास लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लग गया है जो कि HBr से आया है, जबकि मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन जो है वो कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास सेकंड केस की अगर हम बात करें, हम ये कहते हैं कि मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे प्रोटॉन लगता तो वो ये केस बनना था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रिएक्शन क्यों नहीं होता और ये रिएक्शन क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है एज अ प्रोडक्ट, एज एन इंटरमीडिएट, क्योंकि ये रिएक्शन की प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट तो ये हमारे पास एंड पे मौजूद है। तो हमारे पास प्रोडक्ट को के बनने से पहले जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या होगा, रिएक्शन किस रूट को फॉलो करेगा। मैकेनिज़्म की डेफिनेशन भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हैं कि कौन से रूट को फॉलो करते हुए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। ये हमारा रिएक्टेंट है, हमने प्रोडक्ट बनानी है।
तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन के साथ अटैच होगा, ना कि मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के साथ। रीज़न क्या है? अगर हाइड्रोजन लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन के साथ अटैच होता है तो हमारे पास जो कार्बोकैटायन बनता है, ऑब्वियसली एक कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, जो रिमेनिंग कार्बन होगा वो कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो कार्बोकैटायन वाला जो कार्बन है वो इस केस में सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि आप देखें उसके साथ 2 कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच है। आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि वो कार्बोकैटायन जो मोर सब्सटीट्यूटेड होता है, ये कार्बोकैटायन ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि ये कार्बोकैटायन, अगर हमारे पास ये केस बनता, मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता, अगर ये केस होता तो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बोकैटायन बनता। हमारे पास जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है इस केस में वो ये वाला कार्बोकैटायन है जो कि डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो अगर हम कार्बोकैटाइन्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है, जबकि इस केस में हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है। तो जो प्रेफर्ड केस होता है, प्रेफरेंशियली जो प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट बनती है जिसमें मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है रादर देन दिस इज़ द प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है रादर देन द लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन, जैसा कि ये केस है। तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन बना है उस पर ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? हमारे पास टोटल 3 कार्बन है, तो हमारे पास कार्बन चेन की हम काउंटिंग किस तरह से करते हैं, किसी एक एंड से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3। तो हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाती है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है दिस इज़ द 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर ये यहाँ पे लगता तो हमारे पास ब्रोमाइड आयन यहाँ पे अटैच होता तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनती, जो कि नहीं बन रही बल्कि 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रही है। तो अब 2 ब्रोमोप्रोपेन आप काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लें, चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, आपके पास प्रोडक्ट का नाम 2 ब्रोमोप्रोपेन है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हमने कहा कि 2 ब्रोमोप्रोपेन प्रोडक्ट बनेगी रादर देन द 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो रीज़न क्या है? रीज़न है मार्कोनिकोव्स रूल। रीज़न है एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट बना है वो ज़्यादा स्टेबल है रादर देन दिस केस। तो हमारे पास जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है उस इंटरमीडिएट की ही प्रोडक्ट बनेगी। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑब्जर्व होगी रादर देन द सेकंड प्रोडक्ट। तो इस रूल को हम कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि अगर आप एक एसिड को ऐड करें, जैसे HBr एक एसिड है, तो अगर आप किसी एसिड का एडिशन करें अल्कीन के डबल बॉन्ड के ऊपर, तो जो एसिडिक प्रोटॉन होता है वो उस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाता है जिसके पास पहले ही ग्रेटर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। क्योंकि जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसके ऊपर कार्बन एटम्स की तादाद कम होगी। तो जिसके ऊपर, जैसे इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके साथ कोई कार्बन एटम सिर्फ एक है, तो हमारे पास इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर सब्सटीट्यूशन कम है, इसके साथ हाइड्रोजन्स ऑलरेडी ज़्यादा है। दोनों कार्बन में से आप देखें इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि लगने वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगेगा रादर देन दिस, क्योंकि इसके पास पहले सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा जिसके पास पहले ग्रेटर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। तो हमारे पास फिर जो रिमेनिंग कार्बन होगा वो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उस कार्बोकैटायन के ऊपर जब अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। तो क्योंकि मार्कोनिकोव्स रूल ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है एल्कीन के क्रॉस तो इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से ऐड होता है कि ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बने, जो हमने बात पीछे मैंने आपको समझाई है कि मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। तो हमारे पास अगर हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैच होता है जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, जैसा कि इस केस में हुआ है, तो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है रादर देन दिस केस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हो गया था। ये एक पॉसिबिलिटी बताइए आपको कि अगर यहाँ पे ऐड हो जाता, जो कि नहीं हो रहा, तो हमारे पास लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनना था, जो कि फेवरेबल नहीं है फॉर द प्रोडक्ट।
तो ये है ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू द अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो किस तरह से होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। पहले हमने सिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर HBr का एडिशन कराया तो वहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं था, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब HBr को ऐड करते हैं या HCl को ऐड करते हैं तो हमारे पास HBr को इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि HBr की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, 2 ब्रोमोप्रोपेन रादर देन द 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन, उससे कम स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, उससे कम स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और उससे कम स्टेबल होता है नर्सरी कार्बोकेटाइन जो कि जस्ट मिथाइल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और रिएक्शन जस्ट दिखा देती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है, और यहाँ पे देखिए ये अल्कीन बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है क्योंकि अगर आप इसे डबल बॉन्ड से ब्रेक करेंगे तो एक साइड पे 2 कार्बन एटम्स बचते हैं और एक साइड पे 3 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे अगर आप HBr का एडिशन कराएंगे तो आपके पास जस्ट एक प्रोडक्ट ऑब्जर्व होगी, तो वो ये वाली है जिसमें हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ अटैच हुआ है जिसके साथ पहले ज़्यादा हाइड्रोजन थे, क्योंकि इसके पास पहले एक हाइड्रोजन था रादर देन दिस कार्बन, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन भी नहीं था। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो ग्रीन कलर वाला हाइड्रोजन है जो ऐड हुआ है, जो इंसर्ट हुआ है इसके अंदर, वो वाला हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ अटैच हुआ है जो जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन आइटम ज़्यादा थे रादर देन दिस। लेकिन अगर हम अपोजिट करते हैं, हम हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करते हैं Br को यहाँ पे, तो ये गलत हो जाता है, ये प्रोडक्ट बनती ही नहीं है। तो आप लोग कभी भी मैकेनिज्म में ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आप हमेशा ये प्रोडक्ट बनाएंगे। आप लिखेंगे लेकिन आप लिखेंगे नॉट ऑब्जर्व्ड या नॉट फॉर्म्ड, और इसके साथ लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मार्कोनिकोव्स एडिशन, क्योंकि मार्कोनिकोव्स रूल ने इसे सपोर्ट किया। तो इससे एक्सप्लेन करने के लिए मैं मज़ीद आपको इसका मैकेनिज़्म भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का अटैक जब HBr के H के ऊपर होता है तो हाइड्रोजन हमारे पास सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है। ये कार्बन देखें आप, ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी है क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, एक मिथाइल के साथ और एक इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, जबकि ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, 1, 2 एंड 3। तो ये टर्शियरी कार्बन है। तो हमारे पास जो टर्शियरी है उसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम सेकेंडरी पे प्रोटॉन ऐड कर देते हैं ताकि कार्बोकेटाइन टर्शियरी बने, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाद में टर्शियरी कार्बोकेटाइन पे ब्रोमाइडाइन अटैक करता है, हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। रादर देन के अगर हम इसको टर्शियरी कार्बन पे ऐड करा देते, ये हमारे पास टर्शियरी कार्बन था, अगर हम प्रोटॉन को टर्शियरी कार्बन पे ऐड करा देते तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनना था जो कि लेस स्टेबल था, और ये लेस फेवरेबल प्रोडक्ट है, ये फेवरेबल ही नहीं है। मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ वो ही प्रोडक्ट बनेगी जिसमें मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा, मतलब मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, तो वो हमारे पास ये प्रोडक्ट है जिसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है, उसके साथ फिर प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है मार्कोनिकोव्स रूल को, उसकी स्टेटमेंट को, उस मैकेनिज़्म को, एडिशन ऑफ HBr टू द सिमेट्रिकल अल्कीन्स एज वेल एज टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स जहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है। बेटा सिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर मार्कोनिकोव्स रूल की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई केस ही नहीं होता। जब सिमेट्रिकल हो गई तो उसका मतलब है कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स एक जैसे, तो फिर हम वहाँ पे नहीं कह सकते कि मोर सब्सटीट्यूटेड या लेस सब्सटीट्यूटेड। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो एक कार्बन एटम जो मोर सब्सटीट्यूटेड होगा और एक लेस सब्सटीट्यूटेड होगा, तो मोर सब्सटीट्यूटेड का हमेशा कार्बोकेटाइन बनेगा और लेस सब्सटीट्यूटेड के साथ हमेशा प्रोटॉन लगेगा, क्योंकि लेस सब्सटीट्यूटेड के साथ हमेशा हाइड्रोजन एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी। तो जिसके साथ हाइड्रोजन एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है उसके साथ ही हाइड्रोजन जाके अटैच होता है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल। लेकिन ये तो था टोटल हमारे पास मार्कोनिकोव्स एडिशन, मार्कोनिकोव्स रूल। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, कुछ जगहों पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल भी फॉलो होता है। तो वो कौन सी जगह है? अगर हमारे पास कैटालिस्ट फ्री रेडिकल हो तो उस केस में हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट भी बनती है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, तो इसे हम यहीं तक पढ़ेंगे। विश यू गुड लक, लेक्चर को प्रिपेयर करें। वीडियो आपके पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।